क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार। आज की इस खास मास्टर क्लास में हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के 23 बेहद बुनियादी लेकिन बहुत ही ज़रूरी सवालों को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। अगर केमिस्ट्री के ये कॉन्सेप्ट्स कभी भी एक उलझी हुई पहेली जैसे लगे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम हर एक सवाल की गहराई में जाएंगे, कच्चे डेटा और फॉर्मूलों को एक ऐसी समझ में बदल देंगे जो हमेशा याद रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। हमारी आज की ये यात्रा 5 हिस्सों में बटी है। शुरुआत करेंगे रसायन विज्ञान की नींव से, फिर मोल और उसके नक्शे को समझेंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस यानी विलयन और उनकी सांद्रता को देखेंगे। फिर रासायनिक सूत्रों और समीकरणों पर बात होगी और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो आइए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रसायन विज्ञान की नींव। यहाँ द्रव्यमान और आयतन जैसे बुनियादी विचारों पर चर्चा होगी। सवाल नंबर 28 और 29 द्रव्यमान और आयतन के बीच के एक बड़े रहस्य को खोलते हैं। देखिए, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, राइट? लेकिन जैसे ही हम इस 12 के आगे सिर्फ ग्राम लगा देते हैं, ये उसका मोलर द्रव्यमान बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन के 1 मोल का वजन ठीक 12 ग्राम होगा। ये किसी भी परमाणु के वजन को तौलने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अब सवाल 29 पर आते हैं, जो मानक ताप और दाब यानी एसटीपी के बारे में है। यहाँ एक पक्का नियम है, एसटीपी पर गैस चाहे कोई भी हो, वो हमेशा 22.4 लीटर की जगह घेरेगी। बस ये याद रखना है कि 1 मोल गैस का आयतन हमेशा फिक्स्ड होता है। अब सवाल 30 और 31 में यही जानकारी बहुत काम आती है। यहाँ एक ऐसा फॉर्मूला है जो केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है। मोल की संख्या निकालनी है, बस दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग दे दीजिए। सवाल 31 इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। मान लीजिए लैब में 90 ग्राम शुद्ध पानी रखा है, तो उसमें कितने मोल होंगे? हम जानते हैं कि पानी का अणुभार 18 होता है, तो 90 को 18 से भाग देंगे और सीधा जवाब मिलेगा। बिल्कुल सही, 5 मोल। ये वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जिसके बिना केमिस्ट्री की कोई कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ सकती। चलिए सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। सवाल 32 और 33 थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं। सवाल 32 पूछता है कि उन्हीं 5 मोल पानी में आखिर कुल कितने अणु होंगे। यहीं एंट्री होती है एवोगाड्रो संख्या की। जब 5 को 6.022 गुणा 10 की घात 23 से गुणा किया जाता है तो हमें मिलते हैं 3.011 गुणा 10 की घात 24 अणु। बहुत बड़ी संख्या है ना? अब सवाल 33 को ध्यान से देखिए। 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? यहाँ एक एक्सपर्ट टिप याद रखनी है, कभी भी आयतन से सीधे द्रव्यमान नहीं निकाला जा सकता। बीच में मोल के स्टेशन पर रुकना ही पड़ेगा। तो पहले 11.2 लीटर को 22.4 से भाग देके 0.5 मोल निकालेंगे और फिर उसे 44 ग्राम से गुणा करेंगे और इस तरह हमारा सही जवाब आएगा 22 ग्राम। इन शुरुआती कैलकुलेशंस के बाद अब वक्त है भाग 2 का, मोल और उसका नक्शा। ये सच में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और सार्वभौमिक चौराहा है। ये मोल मैप एक तरह से मास्टर की है। ये साफ दिखाता है कि मोल ही हर रास्ते के बीच में आता है। चाहे द्रव्यमान को कणों में बदलना हो, कणों से आयतन निकालना हो या फिर आयतन से द्रव्यमान तक जाना हो, हर रास्ता मोल से होके ही गुजरता है। बिना इस मैप को समझे केमिस्ट्री के सवाल सॉल्व करना किसी भूल भुलैया में खो जाने जैसा है। इसलिए इस नक्शे की तस्वीर दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेनी चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, विलयन यानी सॉल्यूशंस और उनकी सांद्रता की इकाइयां। अब हम देखेंगे कि जब कण आपस में मिलते हैं तो असल में होता क्या है। सवाल 34 और 35 मिश्रणों को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। जब 2 या उससे ज्यादा चीजें आपस में पूरी तरह घुल मिल जाती हैं तो उसे समांगी मिश्रण या सॉल्यूशन कहते हैं। पर इसमें कौन क्या है? मान लीजिए एक बीकर है। जो चीज कम मात्रा में है और घुल रही है वो है विलय यानी सॉल्यूट, और जो चीज ज्यादा मात्रा में है और अपने अंदर दूसरों को घोल रही है वो है विलायक यानी सॉल्वेंट। और जब ये दोनों मिलते हैं तब जाकर बनता है एक पूरा सॉल्यूशन। अब सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन नापने की बात करते हैं। सवाल 36 और 37 में अगर किसी बोतल पर 10% W/W लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 100 ग्राम सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा मिश्रण 100 ग्राम है। लेकिन सवाल 37 एक अलग ही स्थिति दिखाता है। जब पानी या हवा में प्रदूषण की बात होती है तो वो इतनी कम मात्रा में होता है कि वहाँ प्रतिशत से काम नहीं चलता। ऐसे में पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम का इस्तेमाल होता है, यानी 10 लाख हिस्सों में सिर्फ एक हिस्सा ढूंढना। सूक्ष्म चीज़ों के लिए पीपीएम ही सबसे बेहतरीन तरीका है। अब सवाल 38 और 39 पर चलते हैं, जो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। 1 लीटर विलियन में घुले मोलों को मोलारिता या मोलारिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ फ्लास्क को गर्म करने वाला हिस्सा बहुत कुछ कहता है। हम सब जानते हैं कि गर्म करने पर तरल पदार्थ फैलते हैं, यानी उनका आयतन बढ़ जाता है। और क्योंकि मोलारिता की गणना आयतन पर टिकी होती है, आयतन बढ़ने से मोलारिता अपने आप कम हो जाती है। यह साबित करता है कि मोलारिता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर है। तापमान बदलेगा तो मोलारिटी भी बदल जाएगी। सवाल 40 और 41 हमें कुछ नई और खास इकाइयों से मिलाते हैं। जब हम मोल की जगह ग्राम तुल्यांकों यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स को 1 लीटर सॉल्यूशन में देखते हैं तो वो नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी कहलाती है। इसका इस्तेमाल अक्सर अनुमापन यानी टाइट्रेशन में होता है। लेकिन सवाल 41 में मोललता यानी मोलैलिटी सबसे अलग है। यह अकेली ऐसी इकाई है जिससे पूरे सॉल्यूशन के आयतन से कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ विलायक के द्रव्यमान पर टिकी है, खास तौर पर 1 किलोग्राम विलायक पर। तो फिर वैज्ञानिक लैब में मोलैलिता पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इस सवाल 42 का जवाब बड़ा ही सीधा है, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी तापमान के हिसाब से नहीं बदलता। इसीलिए मोलैलिता हमेशा स्थिर रहती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके साथ ही सवाल 43 मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन की बात करता है। नियम एकदम पक्का है। किसी भी सॉल्यूशन में सभी हिस्सों के मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ दिया जाए तो उनका टोटल हमेशा और हमेशा एक ही आएगा। इस टेबल में अब तक की सभी सांद्रता इकाइयों को एक साथ रखा गया है और यहां से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। जिन इकाइयों के फॉर्मूले में आयतन आता है, जैसे मोलरता और नॉर्मलता, वे तापमान के गुलाम होते हैं। लेकिन जो इकाइयां सिर्फ द्रव्यमान पर चलती हैं, जैसे कि मोललता, वे तापमान बदलने पर भी टस से मस नहीं होती। लैब के सटीक कामों के लिए ये एक बहुत ही जरूरी निष्कर्ष है। चलिए अब भाग 4 की तरफ मुड़ते हैं। रासायनिक सूत्र और समीकरण। ये वो ब्लूप्रिंट्स हैं जो तय करते हैं कि केमिकल्स कैसे बर्ताव करेंगे। सवाल 44 और 45 रासायनिक फॉर्मूलों पर फोकस करते हैं। आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें परमाणुओं की एकदम असली संख्या बताता है, जैसे ग्लूकोज का C6H12O6। लेकिन मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला इसे एकदम सिंपल कर देता है, इसके सबसे छोटे गणितीय अनुपात में। अगर हम C6H12O6 को 6 से भाग दें तो बचेगा CH2O। यही CH2O ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है, जो बस सबसे सरल अनुपात को दिखाता है। सवाल 46 और 47 में संरचनात्मक सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अहमियत बताई गई है। ये एक नक्शे जैसा है जो दिखाता है कि कौन सा परमाणु किसके साथ जुड़ा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है समीकरण को संतुलित करना। स्टोइकियोमेट्री में बिना बैलेंस किए आगे बढ़ना नामुमकिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संघर्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। इसलिए अभिकारक और उत्पाद का वजन हर हाल में बराबर होना ही चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये वो हिस्सा है जो तय करता है कि कोई रिएक्शन कब रुकेगी। सवाल 48 और 49 को समझने के लिए ताले और चाबी का ये उदाहरण बहुत ही कमाल का है। सोचिए कि 3 चाबियां हैं और 5 ताले हैं। अब जाहिर सी बात है, 3 चाबियां सिर्फ 3 तालों को ही खोल पाएंगी। जो चीज सबसे पहले खत्म हो गई यानी चाबियां, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और यही तय करेगा कि कुल कितना काम होगा। जो 2 ताले बिना खुले बच गए वो अधिक के अभिकर्मक या एक्सेस रिएजेंट कहलाएंगे। सीधा सा फंडा है, जहां लिमिटिंग रिएजेंट खत्म वहां रिएक्शन खत्म। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल 50 पर। गणित के हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे ढूंढें? यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कभी भी सिर्फ वजन या ग्राम देखकर अंदाजा मत लगाइए। असली तरीका कुछ और है। सही तकनीक ये है कि अभिकारकों के मोल निकालें और उन्हें उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग दे दें। ऐसा करने पर जिस भी चीज की वैल्यू सबसे कम आएगी, बस वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए हर बार बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप, तराजू की तरह समीकरण को बैलेंस करें। दूसरा स्टेप,
दिए गए ग्राम या द्रव्यमान को मोल में बदल लें। और तीसरा आखिरी स्टेप, उन मोलों को गुणांक से भाग दें। जो सबसे छोटा नंबर आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। और याद रहे, इसी के आधार पर आगे बनने वाले उत्पाद का सारा हिसाब किताब होगा। तो मोल के शुरुआती विचार से लेकर स्टोइकियोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन तक आज रसायन विज्ञान की पूरी नींव को बहुत ही अच्छी तरह से डिकोड कर लिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों की इस मास्टर क्लास के बाद प्रयोगशाला में ऐसी कौन सी नई रासायनिक पहेलियां हैं जिन्हें हम और आप सुलझा सकते हैं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और विज्ञान के इन अद्भुत रहस्यों को डिकोड करते रहिए।